वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो मेंटल लेवल है, जो ब्रेन लेवल है, वो उस लेवल तक नहीं हो पाता, उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, तो वो नॉर्मल फंक्शंस में भी उसको दिक्कत आती है। जैसे कि प्रॉपरली वॉक करना तक, सीधे वॉक नहीं कर पाना, या प्रॉपरली रनिंग नहीं कर पाना, आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाना, बातें करते करते इधर उधर देखना, तो ऐसी कई सारी चीजें होती है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते। पार्ट्स अफेक्टेड देख लेते हैं। डिसेबिलिटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद बॉडी पार्ट्स, मैं आपने क्लियर है। डिसऑर्डर इज ऑफन एसोसिएटेड विद मेंटल कॉम्पिटेंसी, मैंने आपको पहले बता दिया। टाइप्स, पार्शियल डिसेबिलिटी कैन बी पार्शियल, कंप्लीट डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। डिसऑर्डर में एंजाइटी डिसऑर्डर आ गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ गए कि घबराहट है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव है, इंटेलेक्चुअल जिसको लर्निंग कहते हैं वो भी है, फिजिकल डिसेबिलिटी और साइकेट्रिक, चार है। हमको cognitive disability पहले देख लेते हैं। Cognitive disability is a term used when a person has certain limitations in mental functioning and in skill, such as communicating, taking care of him or herself and social skills। तो cognitive disability क्या है कि किसी इंसान के अंदर कुछ limitations होती है मेंटल फंक्शनिंग में या कुछ स्किल्स को करने में, जैसे कि कम्युनिकेटिंग में कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहा है, या अपने आप का ही ख्याल नहीं पा रहा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, आपने शायद कभी आपकी लाइफ में कभी आपने ऐसा देखा हो कि 15-16 साल का लड़का है और वो बात नहीं कर रहा है, तो उसके मुंह से साइड से थूक निकल रहा है, लार निकल रही है, वो सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा है, टिल्टेड नेक कर रखी है, इधर उधर देख रहा है, ठीक से बात नहीं कर पा रहा, हाथ पैर से। तो इसलिए ये मतलब इस तरह की कॉग्निटिव डिसेबिलिटी से कहते हैं। दिस लिमिटेशन विल कॉज अ चाइल्ड टू लर्न एंड डेवलप मोर स्लोली देन अ टिपिकल चाइल्ड। तो अपनी एज के जो चाइल्ड है उनके मुकाबले में देखा जाए तो वो बहुत फिजिकली, बेशक वो 15 साल का हो जाए, मगर उसका दिमाग जो है वो उस लेवल तक नहीं हो पाता, वो उतनी जल्दी नहीं सीख पाता, बहुत स्लो रहता है। चिल्ड्रन विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में टेक लॉन्गर टू लर्न टू स्पीक, वॉक और टेक केयर ऑफ देयर पर्सन नीड्स सच एज ड्रेसिंग और ईटिंग। तो यहाँ तक कि खाने पीने से लेके कपड़े पहनने तक की जो जो आदतें हैं, जो काम उसे आने चाहिए, वो नहीं नहीं आ पाते, उसमें लेट लेट को टाइम ज़्यादा लगता है या नहीं लगता। दे आर लाइकली टू हैव ट्रबल लर्निंग इन स्कूल। क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल बच्चों, जब भी कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वो पूरी क्लास को एक ऐसा एवरेज लेके चलते हैं कि उसमें ज़्यादा अच्छे बच्चे भी हैं तो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ बहुत वीक भी है, थोड़े वीक भी होते हैं, तो वो एक एवरेज लेके चलते हैं, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, इजी टू टफ की तरफ जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। मगर क्योंकि जिनको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है वो तो उस लेवल तक उनका मेंटल रेडीनेस होता ही नहीं है, इस वजह से उनको लर्निंग में भी डिफिकल्टीज आती है। देयर मे बी सम चेंजेस, सम थिंग्स दैट कैन नॉट लर्न। Cognitive disability may be claimed to be mild, moderate or severe depending on the student's level of intellectual functioning। तो ये डिपेंड भी करता है बच्चे का, इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी मॉडरेट और इट कैन बी सीवियर, बहुत ज्यादा भी डिसेबिलिटी हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन स्टूडेंट डिफर करता है। जनरली इंडिविजुअल्स हैविंग दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हैव फॉलोइंग सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स उनके जनरली होते हैं जिनको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है? नंबर वन, मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ अ डैमेज in neuroanatomical structures that hinders the storage, retention and recollection of memories। तो बेसिकली मेमोरी डिसऑर्डर क्या है कि एक तरह का एक डैमेज, न्यूरो एनाटॉमिकल जो बात करें, न्यूरो आपका आ गया नर्व से, ब्रेन से, और एनाटॉमिकल आपका बॉडी से। तो बेसिकली उस जो न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है, जो ब्रेन जो आपका चीज़ों को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है लंबे टाइम, कोई चीज़ आपने सुनी होती है, कुछ टाइम बाद में एकदम से माइंड में आ जाती है, या चीज़ें जिससे आप याद रख पाते हैं। तो बेसिकली ब्रेन क्या है, एक तरह से एक हार्ड डिस्क है, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, वो अपना स्टोर करता है। तो उनको मेमोरी डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते, रिकलेक्ट नहीं कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते। हाइपर एक्टिविटी, इट इज करेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी paying attention, excessive activity और difficulty controlling behavior which is not appropriate for a person's age। तो उसके एज के हिसाब से उनको डिफिकल्टी होता है, मुश्किलें होती है उनको टेंशन टेंशन ग्रैप्स करने में, या कोई एक्सेसिव एक्टिविटी करने के अंदर, मतलब उस एज के बच्चे जो कर पाते हैं उतना वो नहीं ध्यान दे पाते। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया वर्ड अगर आपको याद हो, किसी ने अगर मूवी देखी हो तारे जमीन पर, आमिर खान की मूवी आई थी, उसमें एक बच्चा था दर्शील सफारी जिसका नाम है, उसके दो दांत बाहर होते थे, उसको ये डिसलेक्सिया प्रॉब्लम थी। ये वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में तब सुना था जब मैंने। डिसलेक्सिया इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर sometimes called specific learning differences, difficulty at that makes it difficult for children to read, write and
इट इज लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को जिसको डिस्लेक्सिया होता है ना, उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। उसमें दर्शील सफारी का कैरेक्टर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, दिखाते हैं कि उसको वर्ड्स डांस करते हुए दिख रहे हैं, उसको लेटर्स जो है डांस करते हुए दिख रहे हैं, उसको सी उल्टा दिख रहा है, उसको ई उल्टा दिख रहा है। तो इस तरह से इनको बेसिकली क्लियर इमेज उनका ब्रेन नहीं बना पाता और उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है डिस्लेक्सिया के बच्चों को। इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, काफी हद तक उससे मिलता जुलता भी है। द टर्म इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटी जनरली रेफर्स टू अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू लर्न टास्क और प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो जिनका मतलब उसकी कैपेसिटी औरों के मुकाबले थोड़ी कम होती है, ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन आईक्यू बिलो 70, मीडियन आईक्यू। तो एक तरह से जिसका आईक्यू लेवल 70 के नीचे जाता है ना, 70 के नीचे होता है, उसको एक तरह से बोला जाता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी विद डेली लाइफ, डेली लिविंग सच एज सेल्फ केयर, सेफ्टी, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजिंग। तो बेसिक चीजों में भी दिक्कतें उनको रहती है। पीपल विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मोर स्लोली देन अदर्स। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको रहती है, ऐसे लोगों के इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और के मुकाबले थोड़े से स्लो होते हैं, कर लेते हैं मगर थोड़े स्लो होते हैं। हैव डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग एंड मैनेजिंग डेली लाइफ लिविंग skills and also have difficulty with abstract concepts such as money and time। इन चीजों के तो काफी सारी दिक्कतें या बहुत स्लो रहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में टेक इट डिफिकल्ट फॉर पर्सन टू टेक इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट व्हाट दे नो। लर्निंग डिफिकल्टीज कैन कॉज डिफिकल्टीज इन रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स। मतलब वही कि आप एक तरह से इस चीज से समझ सकते हो कि सपोज आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो नॉर्मल, फिजिकली भी नॉर्मल पर मेंटली भी वो ऐसा नहीं है कि उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो या स्पेशल चाइल्ड हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, बट वो चीज़ों को कर नहीं पा रहा, मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर पा रहा, बहुत स्लो है, बहुत देर से समझता है, बहुत बार समझाना पड़ता है तब जाके समझता है, पास नहीं हो पा रहा, रेगुलरली फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो लर्निंग लेवल है, वो आप लोगों के हिसाब से कम है, उसकी उसकी खुद की एज के हिसाब से वो थोड़ा सा स्लो है। ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल से आप समझ सकते हैं। एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मे बी कॉज्ड बाय जेनेटिक कंडीशन, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ, हेल्थ प्रॉब्लम्स और इलनेस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन चीज़ों की वजह से उसको हो सकती है। देन फिजिकल डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी इज द वन दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स मोबिलिटी। तो ऐसी डिसेबिलिटी जो किसी इंसान की मोबिलिटी को, मूवमेंट को अफेक्ट करके, दैट इज फिजिकल डिसेबिलिटी। अ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी मे नीड टू यूज सम सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर असिस्टेंस विद मोबिलिटी। यहाँ पे देखा होगा कुछ लोग चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेते हैं, व्हील चेयर का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो बॉडी पार्ट है वो सपोर्ट नहीं कर पाते, पार्शियली या फुली होता है वो वॉक करते हैं। इट इंक्लूड्स पीपल हु हैव लॉस्ट लेंथ और हु बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ देयर बॉडी। किसी ने हो सकता है कि अपना कोई बॉडी पार्ट खो दिया हो, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि युद्ध में या वॉर के टाइम पे, कारगिल वॉर उस टाइम भी कई जवानों ने अपने हाथ पैर खो दिए, या मतलब इस तरह से हो जाता है कि माइन पे पैर पड़ा और पैर उड़ गया, या कोई एक्सीडेंट किसी का, नॉर्मली किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो बाइक पे था, कार के साथ, ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर एक पैर खराब हो गया, एक हाथ चला गया, इस तरह से। तो वो खो लिम्स जो होंगे खो भी सकते हैं। और इसमें भी कि बर्थ से ही उनका जो पार्ट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, या छोटा बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसा होता है कि दोनों पैर जो होते हैं ना वो इक्वल में होते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि एक थोड़ा सा लंबा होता है, तो उस वजह से वो अपने शू भी आप देखोगे तो ठीक ही सोल वाला एक साइड पहनते हैं और उनको वॉकिंग में दिक्कत होती है। Physical disabilities include injury or damage to the spinal cord, neck, varying degrees of loss of limb, etc. स्पाइनल कोड का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल वही पहुंचाता है, ब्रेन उससे ट्रांसफर बॉडी पार्ट को करता है सिग्नल कि उसको कैसे एक्ट करना है। स्पाइनल कॉर्ड पे अगर कोई इंजरी आती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को खराब कर देती है, जो मसल्स और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, जिससे आपकी बॉडी वॉक कर रही है, एक्ट कर रही है, मूव कर रही है। तो सबसे ज्यादा केसेस ये होते हैं कि पैरालाइज हो जाती है बॉडी के कोई पार्ट ऐसा होता है जो ठीक से काम नहीं कर पाता। अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज इन ग्रोथ, तो इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इंपेयरमेंट और हियरिंग इंपेयरमेंट। नाम से क्लियर हो जाएगा, लोकोमोटर मतलब है मूवमेंट, इट इंक्लूड्स पर्सन विद लेप्रोसी, सेरिब्रल पैल्सी, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफ, एसिड अटैक। तो इन लोग का क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना वो ठीक से काम नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते। विजुअल इंपेयरमेंट इंक्लूड्स पर्सन विद ब्लाइंडनेस, लो विजन, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, देखने में दिक्कत हो सकती है, वो विजुअल इंपेयरमेंट में आता है। हियरिंग इंपेयरमेंट में सिर्फ सुनने से रिलेटेड आ गया, इट इंक्लूड्स दैट पर्सन्स हर्ड ऑफ हियरिंग, हियरिंग लॉस लिमिट्स पर्सन्स अवेयरनेस टू साउंड्स लाइक स्पोकन लैंग्वेज, लिमिटिंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड डेफिनेशन। लास्ट देख लेते हैं साइकियाट्रिक डिसेबिलिटीज। A psychiatric disability or mental illness can develop at early age is often not apparent to other people। तो ये जनरली जो है
बहुत कम एज के अंदर ही शुरू हो जाता है। मेंटल इलनेस इज जनरल टर्म फॉर ग्रुप ऑफ इलनेस दैट अफेक्ट माइंड और ब्रेन। बेसिकली मेंटल इलनेस क्या है कि वो बीमारियां वो जो आपके माइंड और ब्रेन को अफेक्ट करती है, अपनी एक तरह से ग्रुप हम उस तरह से उसको कह सकते हैं। these illnesses include bipolar disorder, depression, schizophrenia, anxiety and personality disorder affect the way a person thinks, feels and acts। तो कई बार ये चीजें अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने भी जो सुसाइड किया है, तो सुसाइड है, मर्डर है, क्या है, उस पर कई थ्योरीज अपनी अपनी चल रही है। आप अगर उसके बारे में गूगल करोगे या न्यूज देखोगे तो सब डिफरेंट डिफरेंट बता रहे हैं। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके साइकोलॉजिस्ट तक की स्टेटमेंट्स दी गई और जिनसे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था जा रहा था, और 3 साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। तो होता क्या है कि वो कई मल्टीपल पर्सनालिटीज वो माइंड में क्रिएट करने लग जाते हैं, कई ज्यादा सोचने लग जाते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं, एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा उनका कहना था। तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे एक्ट करता है। A person with a mental health condition may experience difficulty concentrating, which can sometimes be a result of medication। तो उनको दिक्कत होती है कंसंट्रेट करने में, और उनको यहाँ इसके लिए मेडिसिन तक खानी पड़ती है। एंड में जाके कोई साइकोलॉजिस्ट के साइकेट्रिस्ट की सर्विस होती है, साइकोलॉजिस्ट पे ही जाना पड़ता है उनको ट्रीटमेंट के लिए। क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्यों डिसेबिलिटीज हो जाती है, क्या रीजन हो सकते हैं? The major causes of disability impairments are as disease, बीमारी, disease is a sickness of the body or the mind which can strike almost any part of the body. It can also affect person mental and emotional health। तो कोई भी बीमारी हो जाए वो इफेक्ट करती है किसी पार्ट को, ये उसको मेंटली भी इफेक्ट कर सकती है, इमोशनली भी हो सकती है। सर्टेन ऑफ डिजीज में रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस, डेफनेस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कुछ कई बार होता है कि कुछ नसें दब जाती हैं, कुछ नर्व्स डैमेज हो जाती है, पंक्चर्ड हो जाती है, तो वो क्योंकि नर्व्स बहुत सिग्नल, उसका सारा रोल नर्व्स का सिग्नल में ही है, और उससे ब्लाइंडनेस, डेफनेस, देखने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, समझने में दिक्कत होनी शुरू होती है। सेरिब्रल पैल्सी डिसऑर्डर में डैमेजेस द ब्रेन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ। तो पहले भी, ड्यूरिंग भी और आफ्टर बर्थ भी जो है, हो सकता है कि पेट में ही किसी बच्चे को सेरिब्रल पैल्सी की प्रॉब्लम है, उसका ब्रेन डैमेज हो जाए। Depending on what part of the brain is damaged, cerebral palsy can cause speech problems, mental retardation, muscular weakness और involuntary movements of the arms and legs। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है cerebral palsy के? मेंटल रिटार्डेशन का मसले बहुत मसल्स बहुत वीक हो, या फिर जो मूवमेंट्स जो खुद से करनी चाहिए वो भी वो नहीं कर पाता। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको हिंदी में कहते हैं कि ठीक से खाना नहीं मिलना, मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिलना उसको। Malnutrition is harmful condition caused by poor intake, absorption or use nutrients by the body। Symptoms of malnutrition includes cramps, diarrhea, weakness, and weight loss। Primary malnutrition results when the body does not get enough food or the right kind of food। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत पुअर कंट्रीज है, बहुत गरीब कंट्रीज है, वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तक कि इंडिया भी उन्हीं में आता है। इंडिया कोई ज़्यादा बहुत पुअर नहीं है, तो मेजोरिटी क्या है कि बहुत पुअर है। बच्चा जब पेट में होता है तो माँ को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, माँ वही न्यूट्रिशन नहीं ले पाती चीज, जिससे बच्चे का जो फॉर्मेशन अंदर हो वो बेटर हो। उसके बाद बच्चा अंडरवेट पैदा होता है, और हो सकता है कि कोई डिसेबिलिटी भी उस वजह से हो कि उसका कोई बॉडी पार्ट है वो ठीक से बन नहीं पाया, ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। या बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है पैदा होने के बाद, उस टाइम पे माल न्यूट्रिशन हो, उसके ग्रोथ के लिए एनफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन मिनरल जो चाहिए नहीं मिल पाते, तो भी रीजन हो सकते हैं कि इस वजह से कोई डिजीज उसके अंदर फॉर्म हो जाए और कोई पार्ट जो है उसका धीरे धीरे काम करना कम कर दे या बंद कर दे। Then point number 3, poison and pesticides। The women who are exposed to chemicals in the fields or factories without the proper knowledge of using them while they are pregnant are more likely to have kids with birth defects। तो ऐसे कुछ लेडीज जो किसी केमिकल के बहुत नजदीक किसी फैक्ट्रीज में है या कहीं फील्ड में जहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल यूज होता है, उनको कैसे यूज करने सीखने उनको नहीं पता, उनको नहीं मालूम, तो वो डिफेक्ट कर सकता है उनके बेबी को, जो आगे हो सकता है कि फ्यूचर पैदा हो और कोई डिसेबिलिटी उसके अंदर हो। स्मोकिंग और च्यूइंग टबैको, ब्रीथिंग स्मोक and drinking alcohol during pregnancy can also harm a child before it is born। तो मदर क्या खा रही है, क्या पी रही है, वो बहुत इफेक्ट करता है उसके पेट में पल रहे बच्चे को। अगर वो स्मोकिंग कर रही है, तम्बाकू खा रही है, गुटखा खैनी, जो भी सारी चीजें सिगरेट्स पी रही है, तो इफेक्ट करेगा बच्चे को। हो सकता है कि उसको वो जब पैदा हो तो उस औरत की वजह से उसने जो जो बैड हैबिट्स है उसकी वजह से वो बेचारा इफेक्ट कर रहा है, दुनिया में आए किसी डिसेबल पार्ट। Accidents in factories can release poison into the air, water or ground, causing terrible health problems including permanent disabilities। तो गैस लीक का एक कांड आपने सुना, गैस भोपाल गैस लीक कांड एक हुआ था बहुत पहले, आपको तो शायद आपको पैदा भी नहीं होता। तो
उसने क्या किया कि बहुत लोगों को इफेक्ट किया, कई मरे भी और कुछ के जो है प्रॉब्लम्स हुई, जो बच्चे पेट में पल रहे थे खुद डिसेबल पैदा हुई कंडीशन वाली थी। एक्सीडेंट के थ्रू कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रैफिक एंड ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट कॉज इंजरीज which also lead to disability. Accidents cause a wide range of handicaps, including spinal damage and loss of limbs. तो अक्सर ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स के अंदर फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड हिट करती है, कोई पार्ट बॉडी का खराब हो जाता है, काम करना नहीं। एडिक्शन, यूज ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंसेस सच एज अल्कोहल, ओपीएम, एलएसडी में लीड टू डिसेबिलिटी। तो ड्रग अब्यूज जो है कि बहुत ज्यादा ड्रग्स को लेना, उसके लिए बिल्कुल एडिक्शन हो जाना और रेगुलरली उसको लेना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिसेबल करने में बॉडी को। देन मेंटल हेल्थ डिजीज सच एज डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर के लीड टू डिसेबिलिटी और ब्रेन टाइप। तो मेंटल डिसऑर्डर्स भी अगर उसको है तो वो फिजिकली भी उसको कहीं ना कहीं पुश करता है उसको डिसेबल करने के अंदर। अगर डिप्रेशन में है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, बहुत हाई लेवल एंजाइटी है, तो भी बॉडी पार्ट ठीक से जो है वो काम नहीं करता। Poverty, poor people are at the most is because they live in unhygienic environment with poor sanitation. They usually have limited or no access to proper nutrition, education and clean drinking water. The predisposes them to disease and disabilities due to poverty. तो जो गरीब है, वो कहते हैं ना गरीब की जिंदगी तो नरक ही है। तो जो गरीब है उसके सबसे हाई चांसेस है डिसेबिलिटी इंप्रूव होने में, क्योंकि वो अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आप देखा होगा कई लोग हैं जो नाले के किनारे झुग्गियां बना के जो रहते हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, और वो उनकी मजबूरी है वहाँ रहना। और होता क्या है कि वो इतना अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं कि कई बीमारियां जो हैं उनको अक्सर लग जाती हैं। कई केसेस ऐसे होते हैं कि बेबी जो है वो जो डिसेबल पैदा हुआ वो कई केसेस ऐसे होते हैं कि वो बिलोंग कहाँ करता है, वो बिलोंग करता है पुअर जो हमारी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बच्चों? सर काफी धीरे आ रही है। हो सकता है बीच में कोई नेटवर्क का इश्यू आ गया, कई बार इंटरनेट ऊपर नीचे होता है। चलो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स पे। तो डिसेबिलिटी अभी मैं देख लेते हैं, डिसऑर्डर देख रहे हैं कि डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। आपके कोर्स के अंदर ये 5 है, आप देख लो इसको, और पांचों में से ना एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं, फुल फॉर्म लिखते हैं। एडीएचडी, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। नंबर 2 एसपीडी, sensory processing disorder. Number 3, ASD, autism spectrum disorder. Fourth is ODD, oppositional defiant disorder, और फिफ्थ इज OCD, obsessive compulsive disorder. इसमें एक मार्क में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं या उसका मीनिंग पूछ लेते हैं। 3 नंबर के अंदर किसी एक को एक्सप्लेन करने को बोल देते हैं। 5 नंबर के अंदर 2, 3, 4 को एक्सप्लेन करने को बोल देते हैं, उसको 5वें। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एडीएचडी, attention deficit hyperactivity disorder. See, full form attention deficit hyperactivity disorder is a group of behavioral symptoms that include paying attention, hyperactivity and impulsiveness. तो ADHD बेसिकली क्या है कि जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं कि बिहेव कर रहा है बच्चा, वो वाले जो सिम्टम्स हैं, चाहे वो अटेंशन से रिलेटेड हो, हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिवनेस से रिलेटेड हो। ये पिक्चर आपको दिखती होगी सबने, हाइपर एक्टिविटी, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रैक्टेडनेस और डिस्ट्रैक्ट हो जाना, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, ये चीज़ें जो होती हैं एडीएचडी के बच्चों की चीज़ें होती हैं। इससे आप इन सिम्टम्स से जज कर सकते हैं। Attention deficit hyperactive disorder. It is a group of behavioral symptoms include hyperactivity, impulsiveness, and inattentiveness. Attention deficit hyperactive disorder is the most commonly diagnosed mental disorder of children. सबसे ज़्यादा बच्चों में डायग्नोज हुआ वाला मेंटल डिसऑर्डर है एडीएचडी। बहुत कॉमन है, बहुत बच्चों में पाया जाता है। हो सकता है कि आज की जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, इसके बाद आप जो अपने आसपास के कुछ बच्चों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये एडीएचडी का पेशेंट है, ये एचपीडी का पेशेंट है, या ओटीडी का पेशेंट है। तो बहुत कॉमन है और ये बहुत माइल्ड लेवल पे भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, और अक्सर मोस्टली लोगों को होता है किसी ना किसी एज में। Children with ADHD may be hyperactive and unable to control their impulses, और they may have trouble paying attention. तो ऐसे ADHD वाले जो बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इम्पल्सेस को, और ट्रबल तब उनको प्रॉब्लम्स भी होती हैं अटेंशन पे करने में। इट इज यूजुअली डिस्कवर्ड
ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर्स। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना शुरुआत के स्कूली टाइम पे, तभी ज़्यादा देखा जाता है मेरे चाइल्ड बिगिंस टू हैव प्रॉब्लम पेइंग अटेंशन, फोकस नहीं कर पाना बच्चे। Those who have ADHD have the additional challenge of being hyperactive, inappropriately active for their age। तो हाइपर का मतलब हमेशा होता है ज्यादा, और हाइपर मीन्स कम। तो वो अपनी एज के हिसाब से जो है वो इनअप्रोप्रिएटली एक्टिव होते हैं, कि उनके और जो बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं लगते। वो कुछ ज्यादा किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, इन कांस्टेंट फिजिकल वर्ल्ड ऑफ अनफोकस्ड एक्टिविटी दे डर्ट फ्रॉम हियर टू देयर। तो इसे मतलब क्या है कि फोकस नहीं कर पाना, इधर उधर भटकते रहना, इधर उधर देखते रहना, इधर उधर परेशान रहना, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, critically hampering their ability to achieve goals। This variant of attention disorder can cause problems in family, school and social life। तो ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है उनकी एबिलिटी को, उनके जो गोल्स है लाइफ में वो अचीव करने के लिए। प्रॉब्लम फैमिली लेवल पे भी हो सकती है, स्कूल में भी या सोशल लाइफ में भी हो सकती है। इट कैन फेस ग्रेट स्ट्रेस इन पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड अदर्स क्लोजली कनेक्टेड विद चाइल्ड। तो साथ साथ जो उस बच्चे से कनेक्टेड है, उसके माँ बाप, भाई बहन या दोस्त, टीचर्स, वो भी कभी काफी हद तक अफेक्ट होते हैं बच्चे की हरकतों की वजह से। जो बच्चे जो बच्चा कर रहा है, जो डिसऑर्डर उसके अंदर है उससे। Types of ADHD: inattention. In this, a person who wanders off task, lacks persistence, is disorganized, has difficulty sustaining focus। तो वो क्या है, बच्चों को दिक्कत आती है फोकस करने में, अटेंशन में, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता ठीक से। Hyperactivity: it means a person seems to move about constantly, or excessive movements in adults may be experienced। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो सीधा खड़े होकर बात कर रहे हैं, वो सब खड़ा नहीं हो पा रहा, हिल डुले जा रहा है, कभी लेफ्ट लेग, कभी राइट लेग, कभी हाथ, कभी कंधा, कभी इधर कभी उधर, कुछ ना कुछ हिलना डुलना, गर्दन वर्दन। कभी आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग होते हैं कुछ ना कुछ एक्सेसिव मूवमेंट्स करते रहते हैं। ये एडल्ट्स में मिल जाती है, मतलब एक तरह से रेस्टलेसनेस होती है उनके अंदर, वो रिलैक्स नहीं लगते बात करते, हिलते डुलते सब रहते हैं। इम्पल्सिविटी: इट मीन्स अ पर्सन एक्सेसिवली इंटरप्ट अदर्स और मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस। तो इसमें क्या है कि दूसरों को बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करना या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेना बिना सोचे समझे कि उसके क्या लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। दिस कैन बी मैनेज बाय काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशन। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है एडीएचडी, काउंसलिंग के थ्रू ठीक हो सकती है। एक्चुअली किसी को जब तक वो ठीक नहीं होगा, जब तक उसको पता नहीं होगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो वो कभी सोचेगा भी कैसे ठीक होने की। तो उसको प्रॉपर काउंसिल करना कि आपको ये दिक्कतें हैं और उसको आप ऐसे ठीक कर सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक उसको। मेडिसिन तक साइकोलॉजिस्ट के लिए। सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी इन चिल्ड्रन: क्या क्या सिम्टम्स बच्चों के अंदर दिखते हैं? The primary symptoms of ADHD are as follows: self-focused behavior. A common sign of ADHD is an inability to recognize other people's needs and desires. A child with ADHD may interrupt other people when they are talking। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस अपने आप में होते हैं, इनको ना दूसरों पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये इनको इंटरप्ट करना, परेशान करना, जब वो आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स में देखे जा सकते हैं। वो इस तरह से बीच में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करें। दे हैव ट्रबल वेटिंग देयर टर्न फॉर क्लासरूम एक्टिविटीज और व्हेन प्लेइंग गेम्स विद अदर चिल्ड्रन। तो वो वेट भी नहीं कर पाते। मतलब मैंने तो देखा है स्कूल के अंदर कुछ बच्चे हैं, स्पेशली 6-7 में मिल जाते हैं मुझे, मैं नाम तो नहीं ले सकता, मगर एक बच्चा है, वो बच्चा है 8 क्लास के अंदर, और वो एडीएचडी बिल्कुल, उसका 100% एडीएचडी। वो क्या है कि वो चुप नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ उसको बहुत वेट लगा रहता है। बहुत अटेंडेंस भी जब ग्राउंड पे लेते थे, ऑन फील्ड तो लोग काउंट कर लेते थे, तो वो पीछे भी खड़ा होता था, बीच में बोल देता था, बहुत जल्दबाजी में रहता है, बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करता है अगर किसी से बात कर रहे हो। तो इस तरह के सिम्टम्स आप जज कर सकते हैं कि आपको एडीएचडी प्रॉब्लम होगा। इमोशनल टर्मोइल: अ चाइल्ड विद एडीएचडी may have difficulty keeping emotions in check. They may have outbursts of anger at inappropriate times. Younger children may have temper tantrums। तो इमोशनली बैलेंस नहीं होते, वो उनका कोई खास कंट्रोल नहीं रह पाता, एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम आउटबर्स्ट कर देना, गुस्सा आ जाना, और इस तरह के मतलब इमोशनल देखिए आप बहुत ज़्यादा एकदम सैड हो जाना, एंग्री हो जाना, रोने लग जाना, तो ये चीज़ें उनके अंदर एकदम आउटबर्स्ट होता है। Fidgetiness: children with ADHD often can't sit still. They may try to get up and run around, fidget or scale in their chair when forced to sit। तो मतलब ये एक जगह बैठ नहीं सकते, वो मैंने बोला ना हिलते डुलते रहना है सब। तो ये क्या है, इनको बोल दो बैठ जा तो बैठेगा नहीं, कभी उठेगा, कभी कहीं जाएगा, कभी हिलेगा डुलेगा, घूमेगा, भागेगा, कूदेगा, मतलब एक जगह रिलैक्स होकर वो बच्चा बैठ नहीं सकता ठीक से। Unfinished tasks: a child with ADHD may show interest in lots of different things, but they may have problem finishing them. For example, they may start projects, course, or homework,
but move on the next thing that catches their interest before. ये भी एक सिम्टम है कि वो अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं कई चीज़ों करने में। कभी सोचेगा पेंटिंग कर लेता हूँ, कोई पेंटिंग और ड्राइंग मैंने शुरू करी, बीच में छोड़ दी, फिनिश नहीं करी। कभी सोचेगा कि चलो कोई गाना गा लेता हूँ, बीच में वो छोड़ दिया, या सोचेगा कि कोई आर्ट वर्क कर लेता हूँ, कोई कुछ भी कोई क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो मतलब कुछ भी काम कर लेना या होमवर्क ही कर लेता हूँ, बीच में उसको छोड़ देना और उसका ध्यान फटाफट चेंज हो जाना कहीं और, फिनिश नहीं कर पाना, लैक ऑफ फोकस। A child with ADHD may have trouble paying attention even when someone is speaking directly to them. They'll say they heard you, but they won't be able to repeat back to you what you just said. तो ये तो बहुत कॉमन है। ये तो हम लोग जब बच्चों से पूछते हैं कि कुछ बताने के बाद कि क्या समझ आया, कौन बताएगा, तो 90% तो एकदम ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं। मे बी एंजाइटी की वजह से हो सकता है, या इस वजह से उनका नाम फॉलो कर ले सकते आगे। एडीएचडी में क्या होता है कि एडीएचडी में जेन्युइनली उनका प्रॉब्लम होता है कि वो सुनने की कोशिश तो कर रहे हैं, आपको वो दिखा रहे हैं कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, अटेंशन पूरी दे रहे हैं, मगर एक्चुअली उनके ब्रेन में वो सिग्नल वो जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रह पाती। और जब उनसे दोबारा पूछा जाए कि क्या सुना आपने, क्या बताओ, तो उनके पास कुछ जवाब नहीं होता। मिस्टेक्स, children with ADHD have difficulty following instructions that require planning and executing a plan. This can then lead to careless mistakes, but it doesn't indicate laziness or a lack of intelligence. इनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में एडीएचडी के बच्चों को डिफिकल्टी होती है, वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते किसी तरह, तो वो मिस्टेक्स, गलतियां बहुत करने लगते हैं, केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं, तो उससे जज होने लगता है कि हाँ ये जो इसको इट माइट बी बिकॉज ऑफ एडीएचडी। Daydream children with ADHD aren't always rambunctious and loud. Another sign of ADHD is quieter and less involved than other cases. A child with ADHD may stare into space, daydream and ignore what's going on. तो कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि अपने आप में खो जाते हैं। आप देखो कोई बच्चा है, आसमान की तरफ देख रहा है, कभी किसी चीज की तरफ देख रहा है, खो गया उसमें बिल्कुल, और आसपास क्या हो रहा है उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो एकदम नम होकर बैठा हुआ है। Forgetfulness, children with ADHD are often forgetful. They usually forget about their daily activities. तो वो कई छोटी छोटी चीजें भी जो है वो भूल जाते हैं आसानी से। Extreme talkativeness, a child with ADHD is usually very talkative. They like to keep speaking. मतलब ऐसे उनका कुछ ना कुछ बोलते रहना पड़ता है। Short attention span. A child with ADHD is quite easily distractible. They have short attention span and usually make careless mistakes. तो वही attention वो ज़्यादा तक नहीं रख पाते हैं, easily distract हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को easily distract किया भी जा सकता है। अब ये बच्चों की बात की, symptoms in adults देख लेते हैं। Restlessness and anxiety. Anxiety is a very common symptom of adult ADHD, as the mind tends to reply worries and evil repeatedly. This leads to restlessness and often causes anxiety attacks. तो एंजाइटी जिनको नहीं पता होगा कि एंजाइटी क्या होता है, एक तरह से फियर टू परफॉर्म कह सकते हो आप, एक घबराहट की मुझे ये कैसे करना है, मुझे कैसे बोलना है, मेरी टर्न आने वाली है, मुझे कैसे जवाब देना है। इससे सिंपल एग्जांपल से समझ लो कि असेंबली की अगर हम बात करें, तो जब नीचे बच्चे लाइन में खड़े होते हैं वो बहुत कुछ बोलते हैं, मगर जब अगर किसी को स्टेज पे बुला लिया जाए और बोला जाए कि चलो आप ये प्रेजेंट करो, एकदम से बोला जाए चलो आप स्टेज पे आ जाओ और अभी आप प्रेजेंट करो, तो वो उनको आता भी है वो नहीं बता पाते, या हाथ पैर उनके कांपने लगते हैं, उसमें से कुछ दो चार ही बता पाते हैं, या कोई ऑलरेडी से किसी को कल परफॉर्म करना है स्टेज पे और आज उसने प्लान कर लिया और उसने डिस्कस किया अपने साथ में दोस्तों के साथ, अपने क्लास टीचर के साथ, उनको दिखाया भी कि कल मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, अच्छे से दिखाया, मगर कल जब उसकी बारी आती है तो ठीक अपनी बारी से आने से पहले उसके पैर कांपने लगते हैं, या जबान सूखने लगती है, होठ सूख जाते हैं, बार बार यूरिनेशन होता है, सुसु, ऐसा लगता है कि बार बार उसको टॉयलेट जाना है। तो ये एंजाइटी के कुछ वो है। तो ऐसे सिम्टम है एडल्ट्स के अंदर, इस तरह के सिम्टम दिखते हैं एंजाइटी और रेस्टलेसनेस के। लैक ऑफ मोटिवेशन, एडल्ट्स विद एडीएचडी हैव पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड देयरफॉर keep postponing their work. The lack of motivation makes it difficult for them to finish projects or deadlines. तो बहुत उनके अंदर मोटिवेशन लैक करता है, वो अपने काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाना, पोस्टपोन करते रहना, डिले करते रहना, ये बहुत कॉमन उनके अंदर एक सिम्टम मिलता है एडल्ट्स के अंदर। पुअर सेल्फ इमेज, एडल्ट्स विद एडीएचडी आर ऑफन hypercritical of themselves which can lead to a poor self image। तो अपने आप में ही अपने आप की इमेज ही वो अपने मन के अंदर एक पहले दूसरों के मुकाबले कमजोर बना लेते हैं, वीक बना लेते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स, एडल्ट्स विद एडीएचडी हैव frequent mood swings, small frustrations are often seen intolerable or being on depression। तो अब उनके मूड स्विंग्स उनके अंदर बहुत होते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब कि कभी भी मूड स्विच कर जाना, कभी बहुत ज्यादा गुस्से में, कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, कभी इस तरह से। Impulsive behavior, adults with ADHD tend to be very impulsive. This manifests as being of socially inappropriate, interrupting others during conversation, rushing through tasks, etc.
तो बिहेवियर उनका जो है बहुत इम्पल्सिव रहता है, बहुत ज़्यादा रश करना, इंटरप्ट करना बीच में, तो छोटे बच्चों का पीछे रहता है। डिसऑर्गेनाइजेशन लाइफ इज ऑफन chaotic for adults with ADHD due to poor organization skills. तो कई बार बहुत chaotic हो जाती है adults की life because of poor organization skills, time management problem. Adults with ADHD often have trouble using their time effectively. This makes them postponing important tasks or update for important events. अगर time को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, जनरली करते हैं। आज हम ADHD करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट शुरू हो गया। कॉजेज देख लेते हैं। The exact cause of attention deficit hyperactive disorder isn't fully understood, although a combination of factors thought to be responsible. तो exactly तो समझ नहीं पाए इसको, but कुछ factors जिसके बेस पे हम causes उसके जज कर सकते हैं। Genetics, attention disorders often run in families, so there are likely to be genetic influence. Studies indicate that 25% of the close relatives in families of ADHD children also have ADHD, whereas the rate is about 5% in the general population. Many studies of this now show that a strong genetic influence exists in this disorder. तो जो जेनेटिक बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक कॉज होता है कि फैमिली में किसी और को भी है और उस वजह से जो बाकी किसी और बच्चे को भी जो है एडीएचडी डेवलप हो गया। ये देखा गया कि 25% केसेस में जो एडीएचडी को होता है, 25% केसेस में उसकी फैमिली में किसी न किसी मेंबर को रहा होता है। वहीं जनरल पॉपुलेशन में देखें तो सिर्फ 5% मिलता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल स्टडीज हैव शोन अ पॉसिबल कोरिलेशन बिटवीन द यूज ऑफ सिगरेट्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड रिस्क ऑफ एडीएचडी इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल जो है वो ज़्यादा स्मोकिंग कर रही है या अल्कोहल इंटेक कर रही है, तो वो इफेक्ट करता है उसके पेट में पल रहे बच्चे को, उसको भी आगे बर्थ के बाद एडीएचडी हो सकता है। डिसऑर्डर एंड ब्रेन इंजरी, सम चिल्ड्रन हु हैव सफर्ड एक्सीडेंट्स लीडिंग टू ब्रेन इंजरी में शो सम साइन ऑफ बेबी सिमिलर टू दैट ऑफ एडीएचडी। कोई एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है उनके अंदर सिम्टम्स जो है वो एडीएचडी जैसे शुरू हो गए। फूड एडिटिव्स एंड शुगर, द सिम्टम ऑफ एडीएचडी गेट वर्स बाय शुगर फूड एडिटिव्स। इट वाज फाउंड दैट द डाइट रिस्ट्रिक्शंस हेल्प्ड अबाउट 5% of children with ADHD, mostly in children who have food allergies. तो एक्सेस शुगर या फूड एडिटिव्स जो एडिशन किए गए उस वजह से भी एडीएचडी जो है वो एक्सेलरेट हो सकता है, बढ़ सकता है, सिम्टम्स क्या सकते हैं। अदर पॉसिबल कॉजेज, वेरियस अदर कॉजेज हैव आल्सो बीन सजेस्टेड एज प्लेइंग अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एडीएचडी, इंक्लूडिंग बीइंग बोर्न प्रीमेच्योरली। हो सकता है कोई बच्चा जल्दी पैदा हो गया हो, 9 मंथ्स नहीं 7 मंथ्स में पैदा हो गया, 6 मंथ्स में पैदा हो गया, तो उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। हैविंग अ लो बर्थ वेट, अंडरवेट और ब्रेन डैमेज either in the womb or in the first periods of life or birth induced or birth trauma, तो ये रीजन हो सकते हैं। बस यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं बेटा आज की क्लास में। बाकी के जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कल आपके एचपीडी से स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस जरूर मार्क करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, क्लासरूम में जाके। हेलो सर। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि फिजिकल की बुक खरीद लें अभी या नहीं, कौन सी बुक है ये भी पूछना था। बहुत जल्दी पूछ लीजिए, कोई भी बुक ले लो, कोई भी